नमस्कार। यह तो सर्वविदित होना चाहिए या हमें मालूम होना चाहिए कि हम हिंदुओं के डीएनए में एक बड़ी कमजोरी है। वह यह है कि हम हमेशा विचारों में एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगे रहते हैं। अभी तक जो भी अनुभव रहा है वो यह है कि हिंदू लोग अपनी बर्बादी खुद करते हैं और अपना जीवन भी खराब खुद ही करते हैं। अब कहाँ से शुरू करें? लीजिए, सनातन धर्म की बात करिए। अगर गरीब आदमी के यहाँ भी कोई भोज होना है तो लोग मिलकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवाते हैं। बोलते हैं आत्मा की शांति के लिए 5 ब्राह्मण को खिलाने से काम नहीं चलेगा, 11 ब्राह्मण को खिलाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पिता या पितामह, उनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि पूरे गांव को खिलाना चाहिए, और इस तरह से उसका खर्च को इतना बढ़ा देते हैं कि बाद में वह गरीब भी हो जाता है और कर्ज तले मरता रहता है। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक सीधा सा एग्जाम्पल है। वैसे ही पूजा पाठ में अगर धर्म में ये भी कहा गया है कि कुछ सीमित वस्तुओं से या आप अगर हृदय से पूजा करते हैं तो उतना ही धर्म मिलता है जितना आप जो है 150 लोगों को बुला करके और उसको भोजन कराते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में जो है प्रसाद वितरण करते हैं। फिर वही बात है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च। अब अगर सिद्धांत में आ जाइए तो कोई शिव भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है। बताइए, एक हिंदू में इतने तरह के भक्त, तो कैसा हिंदू एक हो सकते हैं? नतीजा ये है कि हमारा डीएनए ही ऐसा बना हुआ है कि अगर एक बात कहता है तो दूसरा दूसरी बात कहता है। और यही हिंदू धर्म के प्रचारक और हिंदू धर्म के सपोर्टर जो हैं, उन्होंने इस देश की राजनीति को साधने की कोशिश की 2014 के बाद। उनको झूठ बोलकर और गलत बातें करके हुए असीम बहुमत में आ गए। उन्होंने सारे संसार के देशों को अपने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बुला लिया, और जबकि वह साधारणतया राष्ट्रपति भवन के हॉल में होता था तो उसको आंगन में कर दिया, और ये बताने की कोशिश की कि देखिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा पॉपुलिस्ट हम हैं। और वही करते करते उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि संविधान के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करना शुरू किया। उसने जितनी सरकारी संस्थाएं थी सबको दबोच लिया और उसको जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो वाली स्थिति में ला दी। इतना ही नहीं, जो सामान्य जो है नौकरी का नियम है, जो 58 साल में आदमी को रिटायरमेंट होना चाहिए या 60 साल में होना चाहिए, सबको उन्होंने जो है बार बार एक्सटेंशन दे दिया। आज अगर आप देखिएगा तो जितने प्रमुख पद हैं उसमें सब वही पुराने लोग हैं जो पिछले 5 या 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो कहाँ से नई सोच आएगी, कहाँ से नई ऊर्जा आएगी, कहाँ से नया खून आएगा? कहीं कुछ नहीं आएगा। खैर,
बातें बनती रहेंगी, कहानियाँ सुनाई जाएंगी और भीड़ जमा इकट्ठा किया जाएगा। अब भीड़ पर ही आइए, एक रैली में लाखों लोग को जमा करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं आते, इतना इनका चेहरे में या नेता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब को पैसा दे के बुलाया जाता है और ये सब ट्रेन में मुफ्त यात्रा करते हैं या बस में भर के छोटे नेताओं द्वारा लाए जाते हैं और भीड़ बढ़ाई जाती है। और फिर देखिए उसके अनुसार जो विधि व्यवस्था वहाँ पर व्यवस्था है, कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। एक लॉजिक ये देते हैं कि उनको रोज़गार देते हैं, पता नहीं काम हो जाने के बाद उनको पैसा चुकता होता है कि नहीं होता है। और ज़्यादातर वही लोग इस काम को करते हैं जो उनके ही पार्टी के लोग होते हैं और वही व्यवसायी लोग होते हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो हमने राजनीति को एक सस्ता रूप दे दिया और मैं इसको कहता हूँ एक छिछोरा रूप दे दिया। कोई गंभीरता नहीं है। आप किसी नेता की बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, इसका पता नहीं है। यही हालत अभी हमारे विदेश नीति में हो गई। आज के दिन में पिछले 10 साल में कभी हम G20 कर रहे थे, G7 कर रहे थे, ब्रिक्स का बना रहे थे, सार्क बनाया हमने, सब के सब संस्थाएं ख़त्म हो गई और भारत का कहीं कोई स्थान नहीं है। अभी G7 में जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री का, एडवांस कंट्रीज़ का सम्मेलन में है, जिसको पिछली बार भारत को बुलाया गया था, उन्होंने इनका नाम नहीं लिया। ट्रम्प साहब ने, जिनके हमारे प्रधानमंत्री बड़े विशिष्ट मित्र हुआ करते, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। बाद में वो मिलने गए, लेकिन वहाँ भी जिस तरह का इंटरव्यू हुआ, जिस तरह की बातें हुई और उसके बाद जो घटनाएं हुई, उसमें भारत का छवि बिगड़ता ही चला गया। तो देखिए क्या असर होता है डीएनए का। अगर आप गलत डीएनए से चलेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा, आपका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं इन सारी बातों से अलग अपने सभी बुद्धिजीवी मित्रों से, नाविकों से, नवयुवकों से कहता हूँ कि आप अपनी क्षमता पर विश्वास करो और जो सही है वो करो, किसी के कहने में मत आओ, क्योंकि जिस कहने में आएंगे तो पता नहीं वो आपको कहाँ ले जाएगा। इसलिए इस बात पर आप ध्यान दीजिए, सोचिए और कुछ करिए। धन्यवाद।